नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे राजभाषा संबंधी अधिनियम। इसमें हम जानेंगे कि राजभाषा क्या है, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया और किस प्रकार संविधान में इसको शामिल किया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, राजभाषा से तात्पर्य क्या है कि संविधान द्वारा जिस भाषा को प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने रखी और इसने किसके सामने रखी? इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा के सामने ये मांग रखी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, और सभा ने पूर्ण बहुमत से इस मांग को स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस की मांग रखी थी राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति, जो कि वर्धा में स्थित है। इन्होंने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की मांग रखी थी और ये स्वीकार करते हुए प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी में मनाया गया था। तो ये हमने जाना कि राजभाषा क्या है। सबसे पहले राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग किसने रखी थी और कब रखी थी, और इसके साथ हिंदी दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ और इसकी मांग किसने की थी, इसके बारे में हमने जाना। अब जानते हैं कि राजभाषा से संबंधित अनुसूचियां और अनुच्छेद क्या है जो हमारे संविधान में है। देखिए, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है और उसमें निम्नलिखित 11 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है। यानी 8वीं अनुसूची और जो 11 अनुच्छेद है वो राजभाषा से जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 120 की। इस अनुच्छेद 120 का जो 5वां भाग है वो क्या कहता है कि संसद में बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान में 3 बातें प्रमुख है। यहाँ से थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लें। तो ये किस तरह से होगा कि संसद में बोले जाने वाली भाषा के प्रावधान में 3 बातें प्रमुख है। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो है कि संसद का प्रत्येक सदस्य बैठकों में हिंदी में विचार प्रस्तुत करे, कि जो भी संसद की बैठक हो उसमें हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करे। दूसरा क्या कहता है कि आगामी 15 वर्षों तक 1965 ईस्वी तक अंग्रेज़ी बोलने की छूट उनको दे दी गई, यानी संसद में वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तीसरा क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष अगर चाहे, यानी अध्यक्ष की अगर इच्छा हो तो किसी भी सदस्य को मातृभाषा में अपने विचार रखने की अनुमति वो दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 120 है और इसमें हमें संसद में बोले जाने वाली भाषा के बारे में यह बताया है कि संसद में जो भाषा बोली जाएगी उसके लिए क्या नियम लागू होंगे। एक तो उनको हिंदी बोल सकते हैं, वो संसद में प्रत्येक सदस्य हिंदी बोलेगा, लेकिन 15 सालों तक वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष अगर चाहेगा तो वो मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकता है। ये 3 बातें अनुच्छेद 120 और भाग 5 में संकलित हैं। अनुच्छेद 210 भाग 6 क्या कहते हैं? ये जो हमने संसद की भाषा की थी, जो हमने अनुच्छेद 120 किया था, ये संसद की बात यहाँ पर की थी। और जो अनुच्छेद 210 है इसमें राज्य विधानमंडलों में बोले जाने वाली भाषा से संबंधित है, लेकिन ये वही नियम है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करे। 15 वर्ष यानी 1965 तक अंग्रेजी बोल सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष अगर चाहे तो विधान परिषद का सभापति या विधान परिषद का सभापति अगर चाहे तो मातृभाषा बोलने की छूट वो दे सकता है। तीनों वही बातें हैं, वो संसद के उस पर लागू होती है और ये राज्य के अंतर्गत लागू होती है। राज्य के जो विधानमंडल है उसमें ये लागू होती हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 343 भाग 17। ये राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी ही रहेगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। यानी जो अंकों का प्रयोग है, कौन से अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, ये जो अंक है इसका स्वरूप कौन सा रहेगा? ये राष्ट्रीय मानक वाला, ना कि वो वाला नहीं रहेगा 1 या 2 या 3। तो ये वाला रूप इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंकों का स्वरूप है उसी को मान्यता इन्होंने प्रदान की है कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 344 है, इसका भाग भी 17 है। ये राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। यह राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति 2 बातों को ध्यान में रखना है। और इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है
कि भारत में केवल एक बार राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ है। यानी एक ही बार राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया, और कब? 1955 ईस्वी में। इसमें 21 सदस्य शामिल थे और आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। इसकी समीक्षा के लिए 1557 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन भी किया गया। यानी पहले जो आयोग बनाया गया उसकी समीक्षा के लिए राजभाषा समिति का गठन किया गया। और ये जो समिति थी इसमें 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से लिए गए थे और 10 सदस्य राज्यसभा से। और इनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। सबसे पहले क्या बना? राजभाषा आयोग बना। और राजभाषा आयोग की समीक्षा के लिए जो राजभाषा आयोग था इसमें 21 सदस्य शामिल थे और ये 1955 ईस्वी में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। अब इसकी समीक्षा के लिए राजभाषा समिति बनाई गई। समिति में 30 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। और ये 55 में बना था और समिति 57 में बनी थी। और समिति ने जब अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी तो राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोगों की स्थापना की। कौन कौन से थे? एक तो राजभाषा विधि आयोग जो कि 1961 में बनाया गया था, और दूसरा बनाया था वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। 1961 में इसी का निर्माण किया गया था। ये जो आयोग है ये विधि विधान से संबंधित आयोग है, और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली यानी जो विज्ञान और तकनीक से संबंधित शब्दों को जो गठित किया जाता है या उन शब्दों की जो समीक्षा की जाती है वो इस आयोग के अंतर्गत की गई, जो कि 1961 ईस्वी में बना है। ये अनुच्छेद हम कौन सा कर रहे हैं? 344 कर रहे हैं और भाग क्या है? 17 है। इसके बाद जो अनुच्छेद 353 भाग 17 है ये राज्यों की राजभाषा से संबंधित है। इसमें जो नियम बनाए गए हैं वो राज्यों में जो राजभाषा को लागू कैसे किया जाए उससे संबंधित है। अनुच्छेद 346 भाग 17 ये संपर्क भाषा का इसमें प्रावधान है। संपर्क भाषा क्या है? कि एक राज्य का दूसरे राज्य के किस प्रकार किस भाषा के माध्यम से संपर्क किया जाए उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 347 भाग 17 है ये मान्यता प्राप्त भाषाओं का इसमें प्रावधान है। जिन भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है उससे संबंधित प्रावधान इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 348 भाग 17 है। इस अनुच्छेद में क्या है कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषाओं से संबंधित निर्णय हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होगा। यानी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा है उससे संबंधित विचार इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्णय हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में देना होगा। और अगर विवाद की स्थिति रहती है तो अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। मान लीजिए किसी का भी निर्णय में अगर विवाद आता है या कोई बात समझ में नहीं आती है जो हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए हैं तो हिंदी की बजाय अंग्रेजी में जो रूपांतरण है उस निर्णय का उसे ही मान्यता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 349 है ये भी भाग 17 है। इसमें भी भाषा संबंधी नियमों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 350 ये भी भाग 17 के अंतर्गत है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित विचार है, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा है उससे संबंधित विचारों को इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी के विकास से संबंधित नियमों को इसमें शामिल किया गया है। और हिंदी के विकास से संबंधित ये निर्णय क्या कहता है, ये निर्देश क्या कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे कि भारत की समसामयिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का वो माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना, यानी जो हिंदी की बनावट है उसके साथ छेड़छाड़ किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में जो भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली है उसको आत्मसात करते हुए जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ शब्द भंडार के लिए संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण वो कर सकता है, यानी हिंदी का प्रसार किया जाए। इसके साथ अगर कहीं हमें आवश्यकता पड़े तो संस्कृत से और अन्य भाषाओं से वो जो शब्द है वो ग्रहण कर सकता है और जिससे कि हिंदी का विकास हो, हिंदी को समृद्ध करें। तो ये इसमें
दिया गया है। तो ये आज हमने जो किए हैं, इसमें अनुच्छेद 120 से लेकर 351 तक के बारे में मैंने बताया है। सबके बारे में सिर्फ आपको एक एक पंक्तियों में लिखना है, कोई ज़्यादा लंबा और विस्तार देने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में हमें बताता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।